साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, सैयद अता हसनैन ने बिहार के गवर्नर पद की शपथ ले ली है। वे बिहार के राज्यपाल बन गए हैं और इसके साथ ही बिहार के बंटवारे का रास्ता साफ हो गया है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो सैयद अता हसनैन है, इनके पूज्य पिता थे, इनके वालिद थे मेहदी हसनैन, और मेहदी हसनैन हिंदुस्तान की फौज में, भारतवर्ष की सेना में मेजर जनरल हुआ करते थे। सैयद अता हसनैन भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए, अपने पूज्य पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए भारत की फौज में भर्ती हो गए। ये 1974 की बात है, 1974 की। और अता हसनैन 2013 में रिटायर हुए। भारतीय फौज में सैयद अता हसनैन ने लंबी सेवाएं दी, जगह जगह पर वो तैनात रहे, और उन्होंने अफ्रीका के 2 मुल्कों में भी सेवाएं दी। वे युगांडा और मोजाम्बिक में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में रहे, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में। ये जो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना होती है, यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग फोर्स, इसके अफसर लोग और जवान लोग नीले रंग की टोपी पहनते हैं। और यूनाइटेड नेशंस की पोस्टिंग बहुत पॉपुलर होती है आर्मी में, क्योंकि उसमें जो वेतन मिलता है, जो तनख्वाह मिलती है, वो अमेरिकन डॉलर में मिलती है। तो अता हसनैन भी अफ्रीका चले गए। इसके अलावा इन्होंने कई नई डॉक्ट्रिन दिए, मतलब युद्ध की नई शैलियां बताई, और अंत में तरक्की पाते पाते ये लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर पहुंचे, जो कि फौज का एक बहुत ऊंचा ओहदा होता है, सेना का एक बहुत ऊंचा रैंक होता है। जो भारतीय सेना का प्रमुख होता है, चीफ ऑफ आर्मी, वो जनरल रैंक का होता है, और उसके बाद का जो रैंक होता है, नीचे का रैंक, उसे लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं। तो सैयद अता हसनैन लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर कर गए। रिटायरमेंट के बाद सैयद अता हसनैन ने कुछ मौका परस्ती दिखला दी, यानी अवसरवादिता। वो विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़ गए। अब आप पूछेंगे कि विवेकानंद फाउंडेशन क्या है? तो ये आरएसएस का एक विंग है, आरएसएस से जुड़ी संस्था है। आरएसएस आप जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो एक जिहादी तंजीम है और जनेऊ जिहाद में यकीन करता है। ये जो ब्राह्मण लोग होते हैं, वो जो पवित्र धागा पहनते हैं, सेक्रेड थ्रेड जिसे वे कहते हैं, उसे यज्ञोपवीत कहते हैं या जनेऊ कहते हैं। तो आरएसएस एक ब्राह्मणवादी संगठन है जो जनेऊ जिहाद चलाता है, और आरएसएस की मंशा है कि पूरे हिंदुस्तान पर ब्राह्मणों का दबदबा कायम हो जाए, ब्राह्मणों का वर्चस्व कायम हो जाए। ये बात वो खुले तौर पर नहीं कह पाता, इसलिए वो हिंदू धर्म की ओट में, सनातन धर्म की ओट में जनेऊ जिहाद करता है। आरएसएस का जो चीफ होता है, उसे सरसंघ चालक कहते हैं। आज तक के हिस्ट्री में जितने भी सरसंघ चालक हुए हैं, उसमें एक को छोड़कर सभी आरएसएस चीफ चित्पावन ब्राह्मण हुए हैं, महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण। आज तक आरएसएस ने किसी दलित को, किसी आदिवासी को या किसी पिछड़ी जाति के हिंदू को आरएसएस का चीफ नहीं बनने दिया है, जो एक जनेऊ जिहादी संगठन है। अब सैयद अता हसनैन जब आरएसएस से सट गए, आरएसएस के एजेंट बन गए, तो इनको कुछ इनाम भी मिलना ही था।
तो इन्हें कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दिया गया। कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के ये कुलाधिपति बनाए गए। इसके बाद जो ये नेशनल डिजास्टर वाली अथॉरिटी है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, उससे भी जुड़े रहे और 8-10 दिन पहले इन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया और आज इन्होंने हलफ लिया है, शपथ ली है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है बिहार के हिस्ट्री में जब किसी रिटायर्ड फौजी को बिहार का गवर्नर बनाया गया हो। सामान्यतया रिटायर्ड फौजी लोग जो गवर्नर बनाए जाते हैं वो अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के बनाए जाते हैं, जो सामरिक दृष्टि से, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है। अब सैयद अता हसनैन को क्यों बनाया गया है वो भी जान लीजिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने, जो हिंदुस्तान के रंगा बिल्ला हैं, उन लोगों ने सैयद अता हसनैन को एक सुपारी दी है और सुपारी ये दी गई है कि बिहार को का बंटवारा कर देना है, बिहार को तोड़ देना है और बिहार को और भी कमजोर कर देना है। इसलिए आने वाले वक्त में क्या किया जाएगा कि बिहार के सीमांचल इलाके को अलग करके एक यूनियन टेरिटरी बनाया जाएगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश। सीमांचल का मतलब हुआ सरहद वाला इलाका, बॉर्डर एरिया। बिहार का जो इलाका सीमांचल कहलाता है, उसकी सीमाएं नेपाल और बंगाल के बहुत करीब हैं। सीमांचल में 4 जिले हैं बिहार के, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैं किशनगंज का एसपी रह चुका हूं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने प्लान बनाया है कि बिहार के सीमांचल के 4 जिले को अलग किया जाए और पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के भी 4 जिलों को अलग कर दिया जाए, जिसमें मालदा है, मुर्शिदाबाद है, उत्तरी दिनाजपुर है, दक्षिणी दिनाजपुर है। और इन 8-10 जिलों को मिला के एक नया यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, केंद्र शासित प्रदेश। आज की तारीख में हिंदुस्तान में 8-9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है जिसे पहले पौंडीचेरी कहते थे, लद्दाख है, जम्मू और कश्मीर है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है। इस तरह करके 8-9 केंद्र शासित प्रदेश आज की तारीख में है। ये जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं ये 2 किस्म के होते हैं। कुछ में विधानसभा होती है, असेंबली होती है, कुछ में नहीं होती है। जैसे दिल्ली में, पुडुचेरी में असेंबली है, विधानसभाएं हैं, लेकिन लद्दाख में, चंडीगढ़ में विधानसभाएं नहीं है। तो जल्दी ही आप देखिएगा कि बिहार का बंटवारा होगा। 16 मार्च को राज्यसभा के नतीजे आएंगे। पलटू राम को धक्का मार के राज्यसभा भेज दिया जाएगा। उसके बाद बिहार में बीजेपी कोटा का कोई नया मुख्यमंत्री हो गया, नया वजीर आला होगा और उसके बाद इस काम में सैयद अता हसनैन लग जाएंगे। साथियों, 15 अगस्त 47 को जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उसके बाद बहुत सारे नए राज्य बने हैं, नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। जैसे बिहार को काटकर झारखंड बनाया गया, उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बनाया गया, मध्य प्रदेश को काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया, आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना बनाया गया, असम को काटकर मेघालय वगैरह बनाए गए। नए नए केंद्र शासित प्रदेश भी बने हैं। लेकिन ये जो पुनर्गठन होते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन, ये आम आदमी के हित में होते हैं। जैसे बिहार से ही झारखंड अलग किया गया तो बिहार को उसका बहुत नुकसान हुआ। बिहार के सारे जंगल झारखंड चले गए, सारे उद्योग धंधे चले गए झारखंड, सारे खनिज चले गए, मिनरल्स चले गए झारखंड, बड़े बड़े शहर चले गए झारखंड। लेकिन फिर भी हम लोग राजी हो गए क्योंकि लगा कि इससे आदिवासियों की तरक्की होगी झारखंड बनने से। तो इसलिए झारखंड बनने पर भी बिहारियों को कुछ खास दुख नहीं हुआ। हम लोगों ने सोचा कि आदिवासियों की तरक्की होगी, सबकी तरक्की होनी चाहिए। लेकिन ये जो नया यूनियन टेरिटरी बनेगा, जो बिहार के सीमांचल और बंगाल के हिस्सों को मिलाकर बनेगा, ये आम आदमी के हित में नहीं बन रहा है।
ये हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के चुनावी फायदों के लिए और गौतम अडानी जैसे कैपिटलिस्ट लोगों के फायदे के लिए। ये जो इलाका है सीमांचल वाला इलाका, इसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। किशनगंज में 70% लोग मुसलमान हैं, 70%। तो बिहार से जब इस इलाके को निकाल दिया जाएगा तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का नुकसान होगा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आरजेडी को वोट देता है, लालू और तेजस्वी के साथ है। इसी तरह बंगाल से यदि मुस्लिम इलाकों को अलग कर दिया जाएगा तो वहां ममता बनर्जी का नुकसान हो जाएगा, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। तो नया यूनियन टेरिटरी जो बन रहा है वो बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए बन रहा है, इसलिए मैं उसका विरोध करता हूं। और नया जो केंद्र शासित प्रदेश बनेगा वो सीधे भारत सरकार के अधीन रहेगा, तो उसके जितने संसाधन होंगे, जितने रिसोर्सेज होंगे, सब गौतम अडानी को सौंप दिए जाएंगे। जैसे लद्दाख में सोलर एनर्जी जो है, सौर ऊर्जा, सब अडानी को सौंपे जा रहे हैं। सोनम वांगचुक ने विरोध किया तो सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल में डाल दिया गया। तो अब देखना होगा कि ये नया यूनियन टेरिटरी कब तक बनता है। सीमांचल के बड़े नेता हैं पप्पू यादव, जो पूर्णिया के एमपी हैं, उन्होंने इसका विरोध करने का ऐलान किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव इसको बनने से रोक सकेंगे। तो साथियों, सैयद अता हसनैन के गवर्नर बनने पर ज्यादा उछलने की, खुश होने की जरूरत नहीं है। बिहार के बंटवारे की पटकथा लिख दी गई है, अब इसी स्क्रिप्ट पर काम होगा और बिहार के फिर से 2 टुकड़े होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।